80 करोड़ लोगों को पीएम मोदी ने दिया दिवाली का तोहफा। 5 साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल बढ़ाने का ऐलान। सीएम धामी ने किया नैनीताल जिले का भ्रमण। पार्वती प्रेमा जगाती के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शिरकत। दुर्गापुर के स्कूल में 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का किया उद्घाटन। नवंबर में उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। लगातार मिल रही पेड़ कटान की शिकायतें। उत्तराखंड रोडवेज बसों में खाद्य पदार्थ लाने पर ड्राइवर कंडक्टर पर होगी सख्त कार्रवाई। आदेश जारी। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। 18 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला। फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बैंकिंग से जुड़ी कंपनियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अब राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। अब मंत्रियों को लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करना होगा, मुख्यमंत्री ही ये काम करेंगे। जी हां, इस संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और नई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री की ही अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इस फैसले के पीछे विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने और उनके नियमित मॉनिटरिंग के सिस्टम को मजबूत करना भी एक वजह बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने शासन के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। इस संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी ACS, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और DM को इस बात पर पत्र भेजा है। मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके आधार पर हर जिलों में CM की अध्यक्षता में विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। देखिए, अभी 2-3 महीने ही हैं, फिर उसके बाद 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसकी आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये छोटे प्रोग्राम ना हो और एक बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण का एक साथ कराया जाए, ये उद्देश्य था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इनमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सचिवों को जारी किए पत्र में सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किसी अन्य स्तर पर प्रस्तावित नहीं किए जाएं। बीजेपी विधायकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से विकास कार्यों का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही विकास कार्यों में और तेजी भी आएगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फरमान पर सवाल खड़े किए हैं।
होड़ है मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों के बीच में शिलान्यास करने की जो होड़ लगी हुई है, केवल शिलान्यास तो हो रहे हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री पिछले दौरे पर कुमाऊं आए थे, हल्द्वानी में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की जो है घोषणाएं की थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। फिर जाकर के जो है अब घोषणाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, अब तक जितनी घोषणाएं हुई हैं, अगर वो घोषणाएं धरातल पर उतरती तो ये राज्य वैसे ही देश का अग्रणी राज्य बन जाता। लेकिन अब उसमें भी जो है कंपटीशन हो रहा है कि जो है उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास कौन करेगा। तो ये भाजपा में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो अंदरूनी खींचतान है, जो लाल फीताशाही के हावी होने के आरोप हम लगातार सरकार पर लगा रहे हैं, तो उसी की पुष्टि हो रही है कि आखिर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। और श्रेय लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी होना चाहिए, राज्य में विकास दिखाई देना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक हैं। और अच्छा है, अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, कोई 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8, 10, 20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाए थे ना कुमाऊं में, 42,000 करोड़ का उन्होंने वहां पर लोकार्पण शिलान्यास किए थे। तो जिस साइज का लीडर लोकार्पण शिलान्यास करेगा, ये वो भी ये देखेगा कि मुझे किस साइज के काम करने हैं। तो मुझे लगता है इससे उत्तराखंड में हम जैसे लोगों को, जो विधायक हैं, क्षेत्रों को लाभ मिलने वाला है। और मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री करे और अधिक से अधिक धन क्षेत्रों को दे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार कार्यों में तेजी और विकास कार्यों का दायरा बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इस फरमान को श्रेय लेने की होड़ बताया है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम होने से कार्यों में तेजी आएगी? क्या माना जाए कि राज्य में मंत्रियों और विधायकों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ रहा है, या फिर ये चेहरा चमकाने की सियासत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, खासकर गरीब वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। भट्ट ने विस्तार पूर्वक योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लेकर खास योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे, ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। ऐसे से लेकर चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ, सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में बाजार स्थित हमेशा बाजार भीड़ भाड़ वाली होती है। ऐसे में त्योहारों का सीजन आपको बता दें कई घटनाओं को भी बढ़ावा देता है। दिवाली पटाखा बाजार को लेकर स्थानीय प्रशासन और पटाखा व्यापारियों का गतिरोध बना हुआ था। प्रशासन का कहना था कि बाजार खुले मैदान में लगे और व्यापारी कह रहे थे कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लगे, जिस पर एसडीएम ने सख्त कदम उठाते हुए ऋषिकेश फायर अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर ऋषिकेश प्रशासन के आदेश पर रानी पोखरी रायवाला में स्थान चयन कर लिया गया है और ऋषिकेश में ओपन स्पेस में पटाखे बिकेंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बन्नू बिरादर दशहरा कमेटी की ओर से परेड ग्राउंड में दशहरा का रावण दहन आयोजित किया गया। इसके बाद स्मार्ट सिटी की ओर से आयोजकों को 7 लाख का नोटिस दिया गया। स्मार्ट सिटी का तर्क है कि रावण दहन से परेड ग्राउंड की खूबसूरती को नुकसान पहुंचा है, इसलिए इसकी भरपाई आयोजकों द्वारा की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले पर राजपुर विधायक खजान दास ने दशहरा कमेटी का समर्थन करते हुए कहा कि परेड ग्राउंड की खूबसूरती को जो भी क्षति पहुंची है उसकी भरपाई वह अपनी विधायक निधि से करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के 7 लाख के नोटिस पर सवाल भी खड़े किए। आप भी अपना जो मूल्यांकन कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। 7 लाख का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि लाइटें थी पहले से। लाइटों का मैं मानता हूँ कि महंगी है, किंतु वो पहले ही खोल ली गई थी कि जो नीचे जमीन में लगी थी लाइटें, इसलिए घास का कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिससे 7 लाख रुपए भरपाई की। इसमें कहीं अधिकारी के मतलब ये है कि इतनी बड़ी रकम मुझे लगता है कि इन्होंने इस तरह से नहीं बनाना चाहिए था। जो सही एस्टिमेट है उसको कर लेना चाहिए था। फिर भी यदि अगर बात आती है हम पे, तो हम इसको अपने आप ही बनवा देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले यह दरबार महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 4 नवंबर को लगने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से दरबार अब दून के परेड ग्राउंड के पास खेल मैदान में लगेगा। वहीं दरबार में 40 से 50 हजार भक्तों की पहुंचने की संभावना है। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक लगेगा। देखिए, अच्छा है देवभूमि उत्तराखंड में देवेंद्र, ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से उनको यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा और मिलेगी। उत्तराखंड तो हमेशा ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उनका अभिनंदन और स्वागत है, और अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है, तो हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड देहरादून में आज लगने वाले दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क दोपहर 12 बजे से जीरो प्लान पर रखी गई थी। 10 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए थे जहां वाहनों को पार करवाया जाए। सिटी बस विक्रम मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए। एसपी ट्रैफिक सर्विस पवार ने कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में ही पार्क करें। धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है। एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी दिल्ली परेड ग्राउंड रहेगी, जो पूरी जीरो जोन रहेगी। उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर चारों 5 दिशाओं में से जहां से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। करेंगे अगली खबर का। देहरादून के किसान भवन में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आपको बता दें औद्यानिक परिषद प्रबंध समिति की 7वीं बैठक की गई। इस दौरान परिषद के सीईओ नरेंद्र यादव ने बाग बहार योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इस बैठक में मंत्री ने अफसरों को राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भ्रमण करने के निर्देश भी दिए। बागवानी के अधिकारियों को कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने को कहा। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य से पलायन दूसरे प्रदेश में कर रहे उत्तराखंडियों की बेकार पड़ी जमीनों पर सरकार जड़ी बूटी उगाने व बगीचे विकसित करने में मदद करेगी। बैठक में बाग बहार प्रोजेक्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन का मालिक औद्यानिक परिषद व बगीचे विकसित करने वाली संस्था संयुक्त करार करेंगे। संस्थान बगीचा विकसित करेगी और परिषद जमीन की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। बगीचा विकसित करने का खर्च भूस्वामी को ही खुद उठाना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व विधायक, आपको बता दें, संगठन ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। संगठन ने राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की है। इसके अलावा राज्य सरकार को प्रदेश में चकबंदी लागू किए जाने का भी सुझाव दिया है, ताकि किसान समय और
श्रम से बचें और किसानों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। देहरादून के प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखी राम जोशी ने कहा कि सरकार को तत्काल पहाड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए ताकि पहाड़ के निवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके। प्रदेश की जो विभिन्न जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने कई बार बैठे हम लोग। अब हम तो पहले बैठते थे तो वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, अपने सुख दुख के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन सब लोगों ने विषय आया कि भाई इसको जो है एक बड़ा रूप दिया जाए और प्रदेश के प्रति हम लोग देखिए हम लोगों को प्रदेश की जनता ने हम लोग को प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने हमको आगे मौका दिया और हम लोगों का देखिए हम उस उत्तरदायित्व से उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रदेश की जो भी, क्योंकि हमारे पास भी अभी भी लोगों का जो है आना जाना, लोगों की समस्याएं, फिर हम भी देखते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको उठाने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं। तो हम सब लोगों ने ये तय किया कि उसमें जो है हम लोग एक इसको पूर्व विधायक जितने भी हमारे उन सबको संगठित करके, चाहे किसी पार्टी से हो तो वो चूंकि पार्टी से ऊपर उठ करके भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के हित में। रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर महानगर के प्रीति विहार क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 6 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक शहर के प्रीति विहार क्षेत्र में संचालित न्यू मेडी स्टार हॉस्पिटल में निवासी नीरज ने अपने 3 दिन के बालक को भर्ती कराया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बच्चे की मौत गलत दवा इंजेक्शन देने की वजह से होने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे यहाँ के पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 25 के सुशील यादव जी, जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है, जो इसी वार्ड के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि ऐसा एक 7 साल का बच्चा 7 दिन का बच्चा और उसकी डेथ हो गई है। और मुझे लगा भी कोई लापरवाही छोटी मोटी हो सकती है, डॉक्टरों से भी लापरवाही हो जाती है और कई बार बच्चे की किस्मत भी ऐसी होती है, बीमारी ऐसी होती है। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसे अस्पताल में हुई कि जिस अस्पताल के पास उसे इलाज करने की कोई डिग्री नहीं, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुरंत मौके पे जाऊंगा मैं। और यहाँ आने के बाद मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाम का डॉक्टर, जो पुराना बताया जा रहा है कि रामपुर से है, यासीन पासा, और उसने 1 साल पहले यहाँ पर यह अस्पताल खोला है मेडी स्टार नाम का, और 1 साल पहले यहाँ आया। आरोप तो उस पर और भी लग रहे हैं कि उस पर बहुत सारे पहले से क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। तो ये तय बात माने, जब मैंने मौका आके अस्पताल का मुआयना भी किया और खुद जाके उस यासीन पासा से पूछा कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है, तो वो स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरे पास कोई डिग्री नहीं। और जब उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद इस तरीके से बच्चों का इलाज करना, मरीजों का इलाज करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये हत्या। चलो घर चलो तो क्या, ये इसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं है। तो ये इतना बड़ा ऑफेंस है। मैंने तुरंत पुलिस विभाग को निर्देशित कर दिया है कि अस्पताल सीज कर दे, इसका CCTV DVR तुरंत कंट्रोल में ले लें, सारे कागज कंट्रोल में ले लें, ताकि उसे सजा दिलवाने में किसी भी तरीके की वो हेरा फेरी यहाँ पर ना कर पाए। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रामनगर में PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्ष 2023 के छात्र चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, नामांकन के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के बीच अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इस वर्ष अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हीरा सिंह राणा एवं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से ललित काडाकोटी के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही प्रत्याशी महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने की बात करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दोनों ही प्रत्याशियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जी मेरा शुभ नाम ललित कड़ागुटी है और महाविद्यालय से इस बार
शासन अध्यक्ष की दावेदारी करने जा रहा हूँ। जी देखिए, जीतने के बाद हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य रहेगा वो रहेगा महाविद्यालय के अंदर छात्रों के बीच में पढ़ाई का माहौल रहे और विकास का जो एजेंडा हमारा महाविद्यालय को लेके है वो इस प्रकार है कि जैसे कि रामनगर का जो महाविद्यालय है वो कुमाऊं और विकास गढ़वाल के मुख्य द्वार पर स्थित है। तो हमारा पहला जो मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि इस रामनगर के महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाया जाए। अभी हमारी प्रोग्रेस प्रक्रिया जारी है और कुछ रिजल्ट हमारे यूनिवर्सिटी से आने हैं अभी, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेम के। तो जैसे ही रिजल्ट उनके आते हैं हम प्रवेश करेंगे उसकी। और पीजी के प्रवेश हो रहे हैं, कुछ प्रवेश हमारे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो संख्या हमारी वोटर्स की इस बार 4000 के आसपास अनुमानित है। सर किस दिन मतदान है और मतगणना? मतदान हमारा 7 तारीख को है, 8 बजे से 2 बजे तक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आज प्रवर समिति की अंतिम बैठक में विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें तमाम विधायक पहुंचे। वहीं वित्त मंत्री और प्रवर समिति के सदस्य प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो कि राज्य आंदोलनकारियों के हक में है। साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि जो काम प्रवर समिति को 10% क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वह काम आज पूरा हो गया है। तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आंदोलनकारियों के हित में है और अब ये प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो हम लोग सरकार के रूप में विधेयक ला रहे थे, उसमें हमारे तमाम आंदोलनकारी संतुष्ट थे। क्योंकि जब मुझे मिलने आए थे आंदोलनकारी, सबने यही कहा था कि आपको प्रवर समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम संतुष्ट थे। यदि हमने उससे और अच्छा किया है तो उसमें और संतुष्ट होंगे, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे। भाई माना जिस ड्राफ्ट को लेके सरकार पटल पे लाई थी वो उनकी भावना के अनुरूप था, और यदि मैं उसमें कुछ और अच्छा किया है तो स्वाभाविक रूप से वो और संतुष्ट होंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।